ये भले ही आपको एलिमिनेशन में काम आए ना आए, लेकिन आपका जो टॉपिक है उसकी गहराई को समझने में और उसको किस प्रकार से आप कवर करें उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम के मुकाबले में हिंदी मीडियम में ये दिक्कत इस सब्जेक्ट में तो है ही। इसके अलावा ये स्कोरिंग कम रहा। अब ये स्कोरिंग कम है या यूपीएससी में किस तरीके से कॉपियाँ चेक होती है उसके बारे में तो मैं नहीं कहूँगा थे, और खुद से ही पढ़ाई भी करते थे। जैसे कि वो आइसक्रीम बेचना हुआ या फल बेचना हुआ, इस तरह के काम किया करते थे। हाय एवरीवन, स्टूडेंसी की एक और शानदार वीडियो में आपका ज़ोरदार स्वागत है। आप जिस पर्सनालिटी को आप देख रहे हो आज, ये यूपीएससी टॉपर हैं। सर से आज डिस्कस करेंगे इनकी जर्नी के बारे में। सर ने अपने करियर का 10 साल दिल्ली को दिया। 8वां अटेम्प्ट में सर का यूपीएससी क्लियर हुआ। ये जो 7 अटेम्प्ट रहे हैं, ये जो संघर्षफुल रहा है लाइफ सर की, जिसमें 6 मेंस भी सर ने लिखा। ऐसी जर्नी सस्टेन करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है आपकी लाइफ को। तो चलिए डिस्कस करते हैं, एक टॉपर के सफ़र पे चलते हैं। बात करेंगे सर से कि इनकी जर्नी कैसी रही, ये अटेम्प्ट जो क्लियर किया कैसे क्लियर हुआ, स्ट्रैटेजी क्या रही, सारी बातें डिस्कस होंगी। चैनल पे पहली बार हैं और साथ ही अगर यूपीएससी या यूपीपीसीएस किसी भी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। सर बहुत बहुत बधाई पहले आपको, और टाइम देने के लिए सर थैंक यू सो मच। सर थोड़ा अपने बारे में बताएं पहले। थैंक यू। सबसे पहले जी, मेरा नाम राम शंकर मीणा है और इस बार मेरी 798 रैंक आई है और मेरा ये 8वां अटैम्प्ट था और 6ठा मेंस था और मेरा पहली बार इंटरव्यू कॉल हुआ था, तो उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। एकेडमिक बैकग्राउंड को लेकर लोगों में बहुत ये धारणा होती है कि अच्छे मार्क्स आपके होने चाहिए, एकेडमिक बैकग्राउंड आपका अच्छा नहीं है तो आप यूपीएससी में दिक्कत आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा 10th में ओनली 44.50% मार्क्स है, तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड आपकी सक्सेस को बिल्कुल भी जज नहीं करता है, वो उससे कोई मैटर नहीं है। आपने काफ़ी लंबी जर्नी सर देखी, यूपीएससी की तैयारी में आपने काफ़ी अपना करियर दिया। सर जो 7 अटेम्प्ट रहे, 8वें अटेम्प्ट में आपका क्लियर हुआ, पहले तो एक्साइटमेंट है या दुख है, क्या वो आपके अंदर क्या चल रहा है फ़िलहाल? अगर बात करें आपके रिएक्शन की, आपके फीलिंग की, तो कैसी है? फीलिंग तो अच्छी है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है। जो मेहनत मैंने की उसका फल मुझे मिला। जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं 10 साल तक था यहाँ, और खैर बीच में 1-1.5 साल के लिए मैं वापस भी चला गया था, लेकिन जो जर्नी है वो कंटिन्यू चलती रही और एग्ज़ाम की तैयारी मैंने की तो उसका फल मुझे मिला, तो जाहिर रूप से खुशी तो है ही। और अब रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए इस बार मैं फिर से मेंस लिख रहा हूँ, तो प्रॉपर के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा इस बार। और जैसा भी रहे कि पहले जो था, मैंने गलती ये करी कि मेरा ऑप्शनल ऐसा था जिसमें मैं इतना कंफर्टेबल था नहीं। कंफर्टेबल क्या कहें, मैं इतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा था, तो मैंने 4 मेंस लिखने के बाद अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हुए अपना ऑप्शनल भी चेंज किया। सर 4 मेंस जो पहले के थे उसमें ऑप्शनल क्या था आपका, और अभी क्या था, आपने चेंज क्या किया? पहले मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी में मैंने मेहनत भी खूब की, लेकिन उसमें इतने अच्छे मार्क्स आए नहीं। फिर उसके बाद मैंने ज्योग्राफी छोड़कर हिंदी साहित्य अपना ऑप्शनल लिया, तो उसमें पहले ही अटैम्प्ट में अच्छे मार्क्स थे और ये मेरा हिंदी साहित्य से सेकंड अटैम्प्ट था। पहले अटैम्प्ट में इतनी अच्छी तैयारी मैंने करी नहीं थी, क्योंकि मैं किसी और कामों में उलझा हुआ था घर में। तो ये देखा जाए तो सीरियसली हिंदी साहित्य से मेरा पहला अटैम्प्ट था। ठीक है सर, अगर थोड़ा बात करें आपके ऑप्शनल की, जो आपने 4 अटेम्प्ट में ज्योग्राफी लिया था उस समय नहीं हो पा रहा था, तो सर क्या उसका कंटेंट आपको कम मिला, या कोचिंग नहीं मिल पाई, गाइडेंस नहीं मिल पाया, या फिर कहाँ दिक्कत आ रहा था? आखिर नंबर क्यों नहीं उठ पा रहे थे? कुछ एनालिसिस किया होगा आपने इस बारे में कि मेरा क्यों नहीं नंबर गेन हो पा रहा है, तो सर कुछ उसके बारे में कहें। एनालिसिस मैंने जो देखा कि एक तो हिंदी मीडियम है मेरा, तो हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी के लिए अच्छा कंटेंट मिलना भी एक दिक्कत है, और वो कंटेंट की समस्या के कारण भी जो है हम क्वेश्चन की डिमांड के साथ अच्छे से न्याय नहीं कर पाए। और फिर एक तरीके से देखा जाए तो इंग्लिश मीडियम के मुकाबले में हिंदी मीडियम में ये दिक्कत इस सब्जेक्ट में तो है ही। इसके अलावा ये स्कोरिंग कम रहा। अब ये स्कोरिंग कम है या यूपीएससी में किस तरीके से कॉपियाँ चेक होती है उसके बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे और भी दोस्त थे जिन्होंने स्कोर कम आने के कारण है ना, अपना जो ज्योग्राफी ऑप्शनल था उसको चेंज कर लिया और दूसरे ऑप्शनल से उन्होंने एग्ज़ाम दिया और उनका आखिर में सिलेक्शन उनका। मेंटरशिप की अगर बात करें सर, क्या लगता है आपको आपके करियर में कितना रोल प्ले की है मेंटरशिप? और साथ ही उस मेंटरशिप में जो आपने आंसर राइटिंग की, आपने मेंटरशिप में आंसर राइटिंग की या फिर अपनी सेपरेटली लिख के आंसर चेक कराते थे कहीं अपने दोस्त या अपने टीचर्स, कैसे करते थे? जैसे मेंटरशिप की आप बात कर रहे हैं तो मोस्टली जो आंसर राइटिंग की वो मेंटरशिप में ही की। उसके अलावा मैं किसी और कोचिंग्स के जो होते हैं उनके भी कुछ बुकलेट 1-2 ला के और उनका भी प्रैक्टिस मैंने की थी। लेकिन
जो आंसर्स में लिखता था उनको हम दोस्त मिलकर आपस में उनको डिस्कस करते थे, उनको चेक करते थे कि इसमें और चीज़ें क्या हो सकती है, क्या इसमें जो वैल्यू एडिशन हो सकता है, कैसे इसमें अच्छे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम आंसर में। उसके अलावा जो फीडबैक्स आते थे उनको तो देखते ही थे, लेकिन मेरे दोस्त है धर्मेंद्र जी जाखड़, जो उनका यूट्यूब चैनल भी है, तो मैं उनके पास अपने आंसर्स भेजा करता था। तो उनका भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी सजेशंस जो है वो दिए जीएस के लिए मुख्यतः। तो जीएस के मार्क्स इंप्रूव करने में और बाकी चीज़ें जितनी भी थी आंसर राइटिंग में, उनका काफ़ी अच्छा रोल, उनका काफ़ी रोल। ठीक है सर। सर थोड़ा आपके पीटी के ऊपर आते हैं। सर पीटी को आप कैसे देखते हैं? जो प्रीलिम्स होता है आजकल सबसे बड़ी बाधा सर प्रीलिम्स हो गई है। मेंस से कम डर रहे हैं बच्चे, प्री से ज़्यादा डर रहे हैं। कैसे देखते हो आप प्री को, और कैसे इस समय जैसे ट्रेंड जो चेंज हो रहा है, कोई कह रहा है क्या बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, कोई कह रहा काम नहीं करा, तो पैटर्न चेंज हो रहा है अब और बच्चे सहम रहे हैं। अब आप कैसे देख रहे हैं और बच्चा कैसे देखे इसको? प्रीलिम्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले एक बात बता दूं मैं तैयारी के लिए कि तैयारी के लिए हमारे पास जो मार्गदर्शन होना चाहिए ना, वो मार्गदर्शन होता है हमारा सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये दोनों ही है, इनको हमारे सामने हमेशा रखना है, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, ये ज़रूरी हो जाता है। तो प्रीलिम्स के लिए भी मैं यही कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आपने कहा कि एलिमिनेशन मेथड इस बार काम नहीं किया, ये हुआ है, यूपीएससी ने नया खेल खेला है, उसने अलग तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया है। तो उसने जो कूट दिए, जो आंसर्स पूछे, उसमें एक सही है, दो सही है, उस कथन पूछ दिए पूरे, कितने कथन सही है, तो उससे जो है मुश्किल खड़ी हुई। लेकिन फिर भी इसमें पीवाईक्यू जो है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने सिर्फ क्वेश्चन का फ्रेमिंग चेंज किया है, लेकिन जो टॉपिक्स है उसमें जो कंटेंट पूछा गया है वो कंटेंट तो आपको दिशा देता ही है कि पिछले सालों में कौन सा कंटेंट पूछा गया है, किस तरह के स्टेटमेंट्स उसने तैयार किए हैं, तो वो चीज़ें तो आपको दिशा देते ही हैं। तो पीवाईक्यू जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आपको मस्ट देखने ही चाहिए। और ये भले ही आपको एलिमिनेशन में काम आए ना आए, लेकिन आपका जो टॉपिक है उसकी गहराई को समझने में और उसको किस प्रकार से आप कवर करें, उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉक टेस्ट कैसे दें? आपने कैसे अपने मॉक टेस्ट को डिज़ाइन किया था कि इतने मॉक टेस्ट मुझे देना है, मेरा ये वीक पोर्शन है, इतना मैं इस वीक पोर्शन का दूंगा, और जो मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, जो सब्जेक्ट है, उसको मैं इतना दूंगा। तो इसको आपने कैसे बैलेंस किया था अपने मॉक टेस्ट को? मैं प्री की बात कर रहा हूँ। प्रीलिम्स में मैं कहूँगा तो प्रीलिम्स में मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं। ओके। और प्रीलिम्स के लिए वैसे ये है कि मुझे आवश्यकता नहीं है। ये पूरे 8 अटेम्प्ट में आपने नहीं दिया या सिर्फ 8वें अटेम्प्ट में? नहीं, मैंने कभी भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, ना कोई कोचिंग ज्वाइन करी मॉक टेस्ट के लिए। लेकिन मुझे कभी आवश्यकता फील नहीं हुई मॉक टेस्ट देने की। लेकिन जो स्टूडेंट्स है जिनको लगता है कि उनकी प्रैक्टिस कम है या टाइम पर वो पेपर पूरा नहीं कर पा रहे हैं और क्वेश्चन को समझने में उन्हें समय लगता है, तो फिर उनको अगर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है तो उनके लिए मॉक टेस्ट जो है वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख कर ही, उनको सॉल्व कर ही अपना काम उन्हीं को, एज अ मॉक टेस्ट हर साल उन्हीं को यूज़ किया और मेरा उनसे काम चल जाता था। सर इतनी लंबी जर्नी सस्टेन करना, यानी आपके फैमिली बैकग्राउंड जो है, जो आपकी फैमिली है वो काफ़ी सपोर्ट की होगी। तो सर अगर बैकग्राउंड में बात करें आपके पेरेंट्स की, तो उनकी जर्नी कैसी रही है, कैसे इतना आपको सपोर्ट किया? क्योंकि 8 अटेम्प्ट तक रोकना, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, कभी शादी का प्रेशर, तो कभी कमाओ, फाइनेंशियल दिक्कत आने लगती है, डीमोटिवेट हो जाते हैं, चेहरा जो पड़ोसियों के भी टोंट आते हैं, दोस्तों के टोंट आते हैं, वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज किया? और आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में स्पेशली अगर बात करें तो। मेरी फैमिली बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से आती है और मेरे पापा जो है वो टीचर है और अभी मेरे बड़े भाई साहब जो है वो भी स्कूल लेक्चरर है। और बाकी मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मुझे कोई आर्थिक समस्या है या फिर फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं है। पापा जो पढ़ते थे तो उस टाइम पे बच्चों को एजुकेशन को लेकर, बच्चों के एजुकेशन को लेकर इतनी जागरूकता थी नहीं, खासकर गाँव में ये समस्या है। तो पापा ने चैलेंजेस फेस किए। हाँ, तो उन्होंने जो पढ़ाई करी थी उनके ज़माने में, तो वो खुद से अर्न करते थे और खुद से ही पढ़ाई भी करते थे। जैसे कि वो आइसक्रीम बेचना हुआ या फल बेचना हुआ, इस तरह के काम किया करते थे और फिर उसके साथ पढ़ाई करते थे। तो उन्होंने जो शिक्षा थी उसके महत्व को समझा और उसकी जो दिक्कतें थी, वो दिक्कतें जो उन्होंने फेस करी, वो दिक्कतें हमें कभी नहीं आनी थी। आपके इतने लंबे टाइम में सबसे टफेस्ट टाइम क्या रहा है आपका?
जब आपको ऐसा लगा हो जिस मोमेंट में कि यार अब नहीं, अब छोड़ते हैं, अब हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, कुछ ऐसा घटना हुआ हो या फिर कोई ऐसा मोमेंट आया हो, कहने का मतलब कि आपके लाइफ का सबसे टफेस्ट टाइम ड्यूरिंग प्रिपरेशन? ड्यूरिंग प्रिपरेशन तो मैं कहूँगा ऐसा टफेस्ट टाइम तो कभी फेस नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ सालों में जैसे कि 2020 के समय में मैं तैयारी कर रहा था और उस टाइम पे जो पापा थे उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसकी वजह से मुझे वापस घर जाना पड़ा और घर गया तो फिर मेरा वो जो अटेम्प्ट था वो मैं अच्छे से दे नहीं पाया 2020 के बाद। फिर फैमिली में देखते हुए कि मेरी ज़रूरत घर पर ज़्यादा है, तो तब मुझे लगा था कि मैं यूपीएससी की तैयारी जो है ये शायद अब थोड़ा छोड़ने का तो फिर भी मैंने सोचा नहीं, लेकिन फिर भी कि ये टालनी पड़ेगी और जाएगी, फिर पता नहीं कहाँ चली जाए, वैसा वो डर था एक। और बाकी ऐसी कोई समस्या मुझे नहीं आई है। ठीक है सर, आपके मन में जैसे आपका भी ख्वाब होगा कि आपको आईएएस बनना है, ठीक है, तो सर कोई आपके मन में ऐसी इच्छा हो कि मैं आफ्टर जब आईएएस बन जाऊंगा तो जिला में जाके ये वाला काम करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा आपके मन में हो कि मैं ये काम स्पेशली करना चाहूँगा अपने ज़िला में जाके? स्पेशली काम तो कई सारे हैं, जैसे कि एजुकेशन को लेकर हुआ या फिर कई सारे रिसोर्सेज है जिनकी रीच को लेकर हुआ। तो वो समस्याएं तो अभी भी देखने को मिलती है। मेरा जो ज़िला है खुद का, वहाँ पर भी नशाखोरी की समस्या है वो बहुत ज़्यादा है, और बच्चों की एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस तो है, लेकिन फिर भी इतना इन्वेस्ट करने को तैयार है नहीं लोग। लेवल पे वो इन्फॉर्मेशन जा नहीं पाएगी। हाँ, वो है नहीं। और मुझे लगता है कि एक आवश्यकता जो है वो ये है कि हर पंचायत के लेवल पे या हर गांव के लेवल पर एक पुस्तकालय हो, जो सामुदायिक पुस्तकालय हो, तो बच्चे जो है वहाँ रहकर तैयारी कर सकें। कंपटीशन का एग्ज़ाम देना हो या कोई और तैयारी करनी हो, बच्चे वहाँ कर सकें। तो ये सुविधा मुझे लगता है आज के ज़माने में सारे इंडिया में अगर हो तो ये एक बेहतरीन कदम होगा। और इस तरफ इस बार के बजट में एक प्रस्ताव है कि एक डिजिटल लाइब्रेरी जो है हर पंचायत के मुख्यालय में बनाई जाएगी, और ये मुझे लगता है ये अच्छा कदम है। लास्ट सर बात, आप अपने मन की बात क्या कहना चाहेंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, साथ ही जिनका अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है 1-2 बार में, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज मेरा यही है कि धैर्य रखिए, और धैर्य से ही आप जो है यूपीएससी को क्रैक कर पाओगे। और इसके लिए ठीक है हार्ड वर्क करने की ज़रूरत होती है, लेकिन अपना सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और जो बेसिक रेफरेंस बुक्स है, जैसे कि एनसीईआरटी बुक्स को हम छोड़ देते हैं, उनको कोई तवज्जो नहीं देता कि नहीं यार मैं 6, 7, 8 की किताबें या 10-12 किताबें तोड़ना पड़ूंगा। लेकिन असलियत ये है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में यही बुक्स है जो सबसे अधिक काम की है, और बहुत ज़्यादा पढ़ने से बचिए। सिर्फ एक सोर्स को पकड़िए, उसी को फॉलो करिए, और सबसे बड़ी बात आप खुद पर विश्वास रखिए, खुद की स्ट्रेटजी पर विश्वास रखिए। आप आराम से इस जो हर्डल है इसको पार कर लेंगे। और यूपीएससी कोई इतनी बहुत बड़ी वो मुझे लगती भी नहीं है, क्योंकि बस सिर्फ अगर हमें अच्छी जानकारी हो, जागरूकता हो, तो हम इजीली इसे क्रैक कर सकते। थैंक यू सो मच सर। होप गाइस सर आपको वीडियो पसंद आई। सर ने अपनी जर्नी डिस्कस किया, कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और साथ ही अगली वीडियो किस पे चाहिए ये भी कमेंट करें। जहाँ रहें सुरक्षित रहें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।